वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। तो एक्सट्रूजन मोल्डिंग के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर की। एक्सट्रूडर जिसको हम एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सट्रूडर के टाइप्स की हम लोग बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था एक्सट्रूजन का, तो हम बात करेंगे कितने टाइप के एक्सट्रूडर्स होते हैं और कितने टाइप के स्क्रू हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रूडर्स में, यानी कि एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन में। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हम बात करने जा रहे हैं एक्सट्रूडर के टाइप्स की, जिसमें 3 टाइप के एक्सट्रूडर्स हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। यानी एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन्स जो होती हैं, एक्सट्रूजन मशीन्स, वो 3 टाइप्स की हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहली है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, दूसरी है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर और तीसरी है वेंटेड बैरल एक्सट्रूडर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमको क्लियर समझ में आ रही है कि स्क्रू जहाँ पर सिंगल लिखा है इसका मतलब एक स्क्रू यूज़ हो रहा है, जहाँ ट्विन है मतलब 2 स्क्रू यूज़ हो रहे हैं, और जहाँ पर वेंटेड बैरल है तो वेंटेड का मतलब यहाँ पर है कि वहाँ वेंटिलेशन का कोई ना कोई प्रोविज़न, कोई ना कोई इंतज़ाम किया गया है। वेंटिलेशन को आप डी गैसिंग भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो अनवांटेड गैसेज हैं या मॉइस्चर है उसको निकालने का एक इंतज़ाम किया जाता है। तो हम एक एक करके इनको आज समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर से। तो ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है जो ये एक्सट्रूजन प्रोसेस का एक डायग्राम है, कैसी मशीन होती है उसका एक सिंपल व्यू है। यहाँ पर आप देखिए अंदर एक स्क्रू दिख रहा है, हॉपर से मटेरियल अंदर आता है। ब्लू कलर का जो आपको आउटर शेल दिख रही है, बाहरी कवर, उसको हम लोग बैरल बोलते हैं। बैरल के अंदर एक स्क्रू लगा होता है जो मोटर की मदद से अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। इस स्क्रू के ऊपर जो फ्लाइटेड एरिया है जिसको हम लोग चूड़ियाँ बोलते हैं, ये भी अपनी जगह घूमती रहती हैं और इनके अपनी जगह घूमने की वजह से मटीरियल आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस स्क्रू पर 3 जोन मिलती हैं। इस पूरे स्क्रू के जो पूरी लंबाई है उसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, उनको हम लोग जोन बोलते हैं। तो उन जोन में क्या क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। पहली है फीड जोन, दूसरी है कंप्रेशन जोन और तीसरी है मीटरिंग जोन। तो फीड जोन या फीड सेक्शन भी इसको कहा जाता है, पहला हिस्सा जो हमें दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो इस जगह पर जो फ्लाइटेड एरिया है, यहाँ पर ये देखिए जो चूड़ियाँ इसमें दिख रही हैं, थ्रेड्स टाइप के आपको दिख रहे हैं, इनको अगर आप देखें तो स्क्रू के जो बेसिक इसकी बॉडी है, जो मेन बॉडी, उससे इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस जोन में गहराई ज़्यादा दिख रही है, जबकि जब आगे की जोन्स में हम लोग जा रहे हैं तो देखिए गहराई कम होती जा रही है। तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में हम लोग जब फीड सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक गहराई मिलती है हमको फ्लाइटेड एरिया के बीच में। ओके, अब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हॉपर से आने वाले जो प्लास्टिक पैलेट्स हैं उनको कलेक्ट करना। ये उनको कलेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर गहराई अधिक होती है। यहाँ पर इन जनरल जो स्क्रू होते हैं उनके 3 से लेकर के 10 नंबर ऑफ टर्न मिलते हैं। जो फ्लाइटेड एरिया यानी कि जो थ्रेड्स या चूड़ियाँ जो होती हैं 3 से लेकर 10 तक हो सकती हैं जो बड़ी मशीन्स में। तो यहाँ पर ज़्यादा गैप होने की या ज़्यादा गहराई होने की वजह से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट भी हो जाता है। इस जोन का टेम्परेचर कम रहता है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। बैरल के ऊपर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बैरल के ऊपर हीटर्स लगे होते हैं, उसकी वजह से बैरल के अंदर टेम्परेचर गर्म होता जाता है, टेम्परेचर अधिक होता रहता है। लेकिन फीड जोन में बाकी जोन से टेम्परेचर कम रहता है। इसका कारण ये है कि अगर हम यहीं पर प्लास्टिक को मेल्ट कर देंगे और आगे जा कर के उसने कहीं पर ब्रिजिंग बना दी, यानी कि कहीं पर एक अवरोधक बन गई तो वो आगे होने वाले फ़्लो को रोक देगी। तो यहाँ पर हम केवल कलेक्शन पर फोकस करते हैं तो बैरल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैलेट्स यानी प्लास्टिक के दाने आ जाएं, इसलिए हम यहाँ पर फीड जोन में अधिक गहराई वाले थ्रेड्स बनाते हैं। अब इसके बाद आती है दूसरी जोन। तो दूसरी जोन होती है कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन सेक्शन भी इसको बोला जाता है। कंप्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मटेरियल को कंप्रेस किया जा रहा होगा, यानी कि उस पर दबाव डाला जा रहा होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। उसके साथ साथ जो फ्लाइटेड एरिया है उसकी गहराई भी कम हो गई होती है। तो अब जो ज़्यादा मटेरियल आ रहा था उसको आगे जगह कम मिल रही है, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।
ऐसा होने से जो मटेरियल है यानी प्लास्टिक के जो दाने हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं और साथ साथ पिघलने भी लगते हैं, जिसकी वजह से एक वहाँ पर अच्छी मेल्टिंग होती है और मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पर कम स्पेस होने की वजह से फ्रिक्शन भी काम करता है और फ्रिक्शन की वजह से भी हीट जनरेट होती है। तो इन सारी वजहों से अच्छी तरह से प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है और मेल्ट हो जाती है और इसकी मिक्सिंग भी होनी चालू हो जाती है। कंप्रेशन जोन में अगर हम देखें तो ये दो प्रकार की ऊर्जा यानी कि दो प्रकार की एनर्जी जनरेट करता है। एक तो हीट है और दूसरी जो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी हमको फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पर है वो हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो ये सारी ही चीज़ें मिल करके इस प्लास्टिक को पिघलाने में और मिक्स करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरी जोन पर। तो तीसरी होती है मीटरिंग जोन, जिसको हम लोग मीटरिंग सेक्शन भी बोलते हैं। मीटरिंग सेक्शन का काम ये है कि इससे पहले जितनी भी प्लास्टिक अब पिघल के आ गई है उसको और प्रॉपर तरीके से मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद जो होमोजीनियस प्लास्टिक का मिक्सचर हमको मिल रहा है सॉफ्ट किया हुआ या पिघला हुआ, इसको आगे की तरफ डाई में भेज देना। डाई में भेज देना और डाई से होकर के जब वो निकलता है तो हमको प्रोडक्ट फाइनली मिल जाता है जिस शेप का चाहिए होता है। ओके, तो ये तो हो गया सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। अब हम लोग बात करेंगे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की। तो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में हम समझ सकते हैं यहाँ पर दो स्क्रू लगे होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, दो स्क्रू लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटी होती हैं। जब दो स्क्रू हैं और उन पर ये जो थ्रेड्स यानी चूड़ियाँ हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मैशिंग में भी हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ नॉन मैशिंग की कंडीशन भी हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों स्क्रू एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हो यानी कि क्लॉकवाइज, या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूम रहे हो। तो इसके बेस पर, जो मैंने दूसरी वाली बताई, इसके बेस पर हम लोग मुख्य रूप से ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जो होते हैं काउंटर रोटेटिंग एक्सट्रूडर और को रोटेटिंग ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। तो काउंटर में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों ही स्क्रूज जो हैं उनका रोटेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं। अगर एक एंटी क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। जबकि को रोटेटिंग स्क्रूज जो हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। अगर एक एंटी क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉक होगा, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं अब इनके क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या नुकसान हैं, क्या क्या इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो को रोटेटिंग जब हम बात करते हैं, यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में घूम रहे होंगे, उस कंडीशन में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटर मिक्सिंग मिलती है हमको मटेरियल की। जब दोनों एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो बेटर मिक्सिंग मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस जो को रोटेटिंग स्क्रू एक्सट्रूडर का यूज़ सबसे पहले रबर के लिए हुआ था, जहाँ पर अलग अलग कलर की कई सारी लेयर्स वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। फिर इसको हम लोग प्लास्टिक में यूज़ करने लगे। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्क्रू जो हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो इसका एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये सेल्फ वाइपिंग सिस्टम है, यानी कि एक स्क्रू के रोटेशन की वजह से दूसरे स्क्रू की अपने आप सफाई होती जाती है, यानी कि एक के ऊपर से जो मटेरियल जा रहा है वो दूसरे के मटेरियल को साफ़ करता जा रहा है। तो लगातार पोंछने का काम भी करते हैं ये एक दूसरे को। फिर यहाँ पर जो ठहराव होगा प्लास्टिक का वो कम से कम होता है, बहुत कम होता है को रोटेटिंग स्क्रू के कारण। मोर शियर, यानी कि प्लास्टिक के जो टूटने का काम है, प्लास्टिक को काटने का काम ये करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पर बाकी के कंपैरिजन में। जो हम लोग बात करेंगे सिंगल के केस में या फिर जो काउंटर रोटेटिंग स्क्रू होते हैं, उन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर शियर ज़्यादा लगता है, यानी कि प्लास्टिक जो है अच्छे से कटती है, और जब अच्छे से उसमें कट रही होगी, शियर हो रही होगी और टेम्परेचर है ही है, तो वो पिघलेगी भी और अच्छे से मिलेगी भी। दूसरा, लेस पावर कंजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पर को रोटेटिंग स्क्रू में पावर कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो जो एनर्जी लेता है वो कम लेता है, कम कंज्यूम करता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं काउंटर की। तो काउंटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर उसके कंपैरिजन में, यानी कि जो को रोटेटिंग स्क्रू थे उनके कंपैरिजन में कम बेटर मिक्सिंग होती है। स्क्रू जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं। सेल्फ वाइपिंग जो है वो बहुत कम होती है को रोटेटिंग के कंपैरिजन में। मटेरियल स्टैग्नेशन यहाँ पर हो सकता है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है। ओके,
पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, एक पॉइंट और मैंने ऐड किया है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम काउंटर रोटेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर वेंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वेंटिंग का प्रोविज़न हमको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेंटिंग का मतलब है कि गैसेस को बाहर निकालने के लिए स्पेस प्रोवाइड करना। तो कई जगह पर जो बैरल होता है उसमें हम लोग वेंटिलेशन पोर्ट बना देते हैं, कई जगह पर इस स्क्रू के अंदर भी हम लोग वेंटिलेशन पोर्ट बना करके रखते हैं। ओके, तो ये तो हो गया ट्विन स्क्रू के टाइप्स। अब हम आते हैं जो तीसरा वाला है वो है वेंटेड बैरल एक्सट्रूडर। वेंटेड बैरल, वेंटेड का मतलब यहाँ पर वेंटिलेशन से है। ओके, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने जो आपको शो किया है इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक जो ऊपर बैरल वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक हिस्सा हमने ओपन किया हुआ है, ये वेंटिलेशन पोर्ट है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बैरल में हम लोग वेंटिंग पोर्ट एक बना देते हैं। ये ओपन हिस्सा है जहाँ से, अगर ये जो हिस्सा ये फीड वाला है जहाँ से प्लास्टिक बैरल के अंदर आ रही है, फिर फीड जोन, मीटरिंग जोन, कंप्रेशन जोन होते हुए जब ये यहाँ पर आती है तो आगे मीटरिंग जोन के पास जाने से पहले कंप्रेशन जोन के पास यहाँ पर देखिए फिर से गहराई बढ़ जाती है फ्लाइट एरिया की। उससे होता क्या है, सडन गहराई बढ़ने से यहाँ पर जो मटेरियल वो फैलता है और उसके अंदर जो गैसेस कहीं फंस गई होती हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। ओके, तो ये वेंटिंग पोर्ट हमने बनाया हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं वेंटेड बैरल स्क्रू। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक ही शैफ्ट पर दो स्क्रू बने हुए हैं। अभी तक हम लोग जैसे एक स्क्रू की अगर बात कर रहे थे तो ये एक ही शैफ्ट पर दो स्क्रू बने हुए हैं जिन पर अलग अलग जोन्स भी होती हैं, जैसे फीड जोन होगी, फिर कंप्रेशन जोन होगी, फिर मीटरिंग जोन होगी, उसके बाद वेंट जोन होती है जहाँ पर वेंटिंग पोर्ट है। ओके, और वेंटिंग के बाद फिर से सेकेंड मीटरिंग जोन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो बार जोन्स रिपीट हो रही हैं तो हम इसको बोल देते हैं कि एक ही शैफ्ट पर एक प्रकार से ये दो स्क्रू बने हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर मिक्सिंग और अच्छी हो जाती है पहले की तुलना में और अधिक आउटपुट भी हमको मिलता है। वेंटिलेशन अच्छा होने से यहाँ पर डिफेक्ट्स के चांसेस घट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो स्क्रू यूज़ होता है उसको भी एक बार और क्लियर मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखा देता हूँ। वेंटेड बैरल स्क्रू के लिए, जो एक्सट्रूडर के लिए 2 स्टेज वेंटिंग स्क्रू हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखिए ये फीड जोन है, देन ये आपकी कंप्रेशन जोन हो गई, देन मीटरिंग जोन आई। ये तो पहले की तरह है जैसे हमने सिंगल स्क्रू की बात की थी। उसके बाद ये आ गया वेंट वाला एरिया। यहाँ पर देखिए जैसे ये यहाँ पर फ्लाइट में गहराई ज़्यादा है, वही यहाँ पर है। इसके आगे बढ़ते ही फिर से मीटरिंग जोन आ जाती है, यानी कि फिर से प्रेशर बढ़ेगा और मिक्सिंग चालू होते हैं और मिक्सिंग चालू होने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट आगे बढ़ जाता है आगे के पार्ट्स के लिए। ओके, तो ये हमने आज बात करी टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर्स की, जिसमें हम लोगों ने मेनली 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं इसके। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, ट्विन में हमने बात की को रोटेटिंग स्क्रू की और काउंटर रोटेटिंग ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की, और तीसरा था वेंटेड बैरल एक्सट्रूडर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ स्क्रू कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए यहाँ पर मेनली हम लोग जो बात करें तो 3 टाइप के स्क्रू यूज़ होते हैं। पहला है बेसिक मीटरिंग स्क्रू, जिसकी मैंने सबसे पहले बात की थी, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर वो यही था। फिर हम आते हैं मैडॉक मिक्सिंग स्क्रू पर। मैडॉक मिक्सिंग स्क्रू में एक ये अलग प्रोविज़न आपको दिख रहा होगा मीटरिंग जोन में। इसका भी पर्पज़ यही है कि जो यहाँ से प्लास्टिक आ रही है, यहाँ पर हम स्ट्रेट पहले पैसेज बनाते थे, फिर इसको हेलिकल बना दिए गए ग्रूव्स को, और अब जो रिसेंट है उसमें हेलिकल ट्रेंड है। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद इस प्लास्टिक के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करवा करके हम उसकी और अच्छी मिक्सिंग करते हैं और मिक्सिंग करने के बाद उसको फिर आगे फ्लो करवा देते हैं। तो ये होता है मैडॉक मिक्सिंग स्क्रू। और थर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है वो है 2 स्टेज वेंटिंग स्क्रू, जिसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर एक ही शैफ्ट पर 2 स्क्रू जैसी हमको संरचना यानी कंस्ट्रक्शन दिखता है। जैसे ये देखिए फीड जोन, ट्रांजिशन यानी कि कंप्रेशन जोन, देन मीटरिंग जोन। मीटरिंग के बाद फिर से वेंटिंग वाला पार्ट आ गया जहाँ से वेंटिलेशन हम करवाते हैं। यहाँ इसी के ठीक ऊपर बैरल के अंदर हमने वेंटिंग पोर्ट बनाया होता है और उसके आगे बढ़ते ही फिर से मीटरिंग जोन आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मीटरिंग जोन। जब हम 2 स्टेज की बात करेंगे तो ये फर्स्ट मीटरिंग जोन है और ये सेकेंड मीटरिंग जोन है। तो ये मेनली जो स्क्रू हम लोग यूज़ करते हैं। अब इन्हीं सब स्क्रूज़ में इनकी लेंथ, विड्थ, डायमीटर्स, फ्लाइट की जो हाइट है, ये सारी चीज़ें एज़ पर द प्लास्टिक चेंज होती जाती हैं, एज़ पर पॉलीमर चेंज होती जाती हैं, बट मेन जो कंस्ट्रक्शन होता है स्क्रू का वो यही 3 टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे मेजर पार्ट्स ऑफ एक्सट्रूडर की और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो एक्सट्रूजन से रिलेटेड है। ओके, तो आज के वीडियो में हम फिलहाल इसी टॉपिक पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।